पुणे की उस सड़क दुर्घटना के बारे में बताएंगे जिसमें 2 लोगों की मौत हमारे सिस्टम के लिए एक मजाक बनकर रह गई है, जिसमें अभी भी हम इंसाफ को ढूंढ रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में 19 मई को देर रात 2:30 बजे 220 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रही एक पोर्शे कार ने एक बाइक को टक्कर मारी। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पर जा रहे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और इन दोनों की उम्र लगभग 24 साल थी। इनमें एक अनीस नाम का लड़का था और दूसरी अश्विनी नाम की लड़की थी और ये दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और पेशे से इंजीनियर थे। जो लड़का इस 2 करोड़ रुपए की महंगी पोर्शे कार को चला रहा था वो पुणे के एक बहुत बड़े बिल्डर का बेटा है। सड़क दुर्घटना के समय यह लड़का शराब के नशे में था और 220 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस गाड़ी को चला रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि इस लड़के के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, क्योंकि यह लड़का 17 साल का है, यानी यह एक नाबालिग लड़का है। अगर उस दिन घटनास्थल पर मौजूद लोग इस लड़के को भागने से रोकते नहीं तो शायद यह लड़का फरार हो जाता और फिर कभी पुलिस के हाथ नहीं आता और आपको भी 1-2 दिन के बाद यही खबर सुनने को मिलती कि इस गाड़ी को यह लड़का नहीं बल्कि उसका ड्राइवर चला रहा था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आसपास के लोगों ने इस लड़के को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। और क्योंकि इस नाबालिग लड़के ने शराब के नशे में बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए 2 लोगों की जान ले ली, इसलिए इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन दुख की बात यह है कि यह लड़का अपनी गिरफ्तारी के सिर्फ 14 घंटे के बाद ही बहुत आसानी से छूट गया और अदालत से इसे बड़ी आसानी से बेल मिली और जिन शर्तों पर इस लड़के को बेल मिली है वो आज किसी मजाक से कम नहीं है। मैं वो बेल ऑर्डर अपने साथ आज लेकर आया हूं। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने अपने फैसले में कहा है कि 2 लोगों की जान लेने वाले इस लड़के की सजा यह है कि इसे इस दर्दनाक सड़क दुर्घटना पर 300 शब्दों का एक निबंध लिखकर देना होगा। दूसरा, इसे पुणे के आरटीओ दफ्तर जाकर ट्रैफिक से जुड़े सभी नियमों के बारे में पढ़ना होगा और उस पर एक रिपोर्ट बनाकर 15 दिन के अंदर बोर्ड को सौंपनी होगी। तीसरी शर्त, इस लड़के के माता पिता यह सुनिश्चित करेंगे कि वो किसी गलत संगत में इसके बाद ना रहे। चौथा, 15 दिन के अंदर इस लड़के को किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना होगा और उस साइकेट्रिस्ट से काउंसलिंग लेनी होगी, यानी एक मनोवैज्ञानिक के पास जाना होगा और काउंसलिंग लेनी पड़ेगी। और ये सारी बातें अदालत ने इस बेल ऑर्डर में आज लिखी हैं, जिसे पढ़कर बहुत दुख होता है और यह भी लगता है कि इंसाफ जो है इसमें नहीं है। इस बेल ऑर्डर में इंसाफ मिसिंग है। जो पर्सनल बॉन्ड और श्योरिटी बॉन्ड अदालत ने भरने को कहा है वो है सिर्फ 7,500 रुपए का। अब देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है इस लड़के के बारे में, he will write an essay of 300 words on topic in effect of road accident and their solution। फिर लिखा है he will assist RTO officer and practice and study traffic rules for 15 days and submit a report। फिर लिखा है कि ये डी एडिक्शन काउंसलिंग इस लड़के की कराई जाए ताकि अगर इसे कोई नशा करने की आदत है तो वो आदत इसकी छूट जाए। और फिर लिखा है कि इसे एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना होगा और वहां इसकी काउंसलिंग की जाए। बस 2 लोगों की जान लेने वाला ये 17 साल का लड़का 24 साल के 2 लोगों को जान से मार देने के बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यह कहता है इस लड़के को कि आप 300 शब्दों का एक निबंध लिखिए, यातायात नियमों को पढ़िए और अब आप घर जाने के लिए आजाद हैं। आज उन 2 लोगों के परिवार के बारे में सोचिए जो मारे गए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जमानत के इस फैसले को न्याय संगत माना जाएगा, क्योंकि यहां हम बात न्याय की कर रहे हैं। कानून भी किस लिए बनाए जाते हैं? ताकि न्याय मिल सके। क्या इसमें न्याय मिला है? क्या इस नाबालिग लड़के को नाबालिग होने की वजह से यह छूट मिलनी चाहिए कि ये 2 लोगों को जान से मार डाले? और अगर यह छूट इस लड़के को मिली है तो फिर इन लोगों के साथ इंसाफ कैसे होगा जिनकी जान इस दुर्घटना में गई है? यहां एक सवाल यह भी है, क्या इस लड़के को नाबालिग कहना
सही होगा? आप सोचिए, जो लड़का पब में जाकर देर रात तक शराब पी सकता है, जो लड़का 2 करोड़ रुपए की पोर्शे गाड़ी 250 की स्पीड पर चला सकता है, जो लड़का बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना नंबर प्लेट की इस गाड़ी को चला रहा है, क्या आप उसे नाबालिग कह सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, जब यह दुर्घटना करता है, जब अदालत में मामला जाता है, पुलिस के सामने जाता है, तो यह नाबालिग होने के सारे फायदे चाहता है, लेकिन जब यह पब में जाता है तो इसे किसी भी बालिग व्यक्ति की तरह शराब चाहिए। जब यह गाड़ी चलाता है तो किसी भी बालिग की तरह यह गाड़ी चलाना चाहता है। जब बाहर निकलता है तो किसी भी बालिग व्यक्ति की तरह इसे 2 करोड़ रुपए की यह गाड़ी चाहिए, जिससे यह 250 की स्पीड पर ले जा सके, चला सके और मजा कर सके। यानी एक जगह यह सारे नाबालिग होने के फायदे चाहता है ताकि कानून इस तक पहुंच ना सके, लेकिन दूसरी जगह अगर आप देखेंगे तो इसमें नाबालिग लड़के जैसी कोई बात नहीं है। हर चीज वो बालिग वाली करना चाहता है। 18 मई को रात 9:30 बजे से देर रात तक यह लड़का अपने दोस्तों के साथ पुणे के एक नहीं बल्कि 2 बार्स में जाकर, पब्स में जाकर शराब पीता है। वहां किसी को यह समझ में नहीं आया कि यह नाबालिग है। वहां किसी ने यह नहीं पूछा कि यह लड़का नाबालिग है और नियमों के मुताबिक इसे शराब नहीं दी जा सकती। किसी होटल ने नहीं पूछा, किसी पब ने नहीं पूछा, किसी बार ने नहीं पूछा। वहां सबने इसे बालिग माना और इसे शराब दी। ये उसी पब की तस्वीरें हैं जहां यह लड़का अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा है। आप हमारी मजबूरी देखिए कि आज हमें इस लड़के का चेहरा छिपाना पड़ रहा है, क्योंकि नियमों के मुताबिक अगर कोई नाबालिग लड़का इस तरह की घटना में शामिल होता है तो आप उसके चेहरे को दिखा नहीं सकते। और इसीलिए आज हम ना तो उस लड़के का नाम बता पा रहे हैं आपको, ना ही उसका चेहरा आपको दिखा पा रहे हैं। लेकिन इस लड़के ने बालिग होने में कोई कसर नहीं छोड़ी हुई है। यह लड़का अपने हिसाब से अपने आप को बालिग ही समझता है और हमारा पूरा सिस्टम इसे बालिग ही मानता है। इसीलिए इसे शराब दे दी गई बिना ही इससे यह पूछे कि आपकी उम्र क्या है। यह लड़का नाबालिग होते हुए सारे नियमों को तोड़ता रहा, लेकिन जब लोगों की हत्या करने के बाद अदालत में पेश किया गया इसे, तो इसे सिर्फ इसलिए बेल मिल गई क्योंकि यह नाबालिग है। इसका पिता बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, इसका परिवार बहुत पैसे वाला परिवार है। महंगे से महंगे वकील इनके लिए खड़े हैं और वो वकील कानूनी दाव पेंच निकालते हैं और 1 मिनट में साबित कर देते हैं कि यह बच्चा नाबालिग है, इस बच्चे को कोई समझ नहीं है और इसने नादानी में 2 लोगों की हत्या कर दी। आज हमारा सवाल यह है कि जो लड़का पोर्शे गाड़ी जो 2 करोड़ रुपए की आती है, उस गाड़ी को 220 की स्पीड से चला रहा है, पब्स में, बार्स में जाकर अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा है, पार्टी कर रहा है, वो लड़का नाबालिग कैसे हो सकता है? और क्या इसे नाबालिग मानकर जमानत पर छोड़ देना मृतकों के साथ सबसे बड़ा मजाक नहीं है? क्या उनके साथ यह नाइंसाफी नहीं है? और इस मामले में पुणे की पुलिस की भूमिका पर बहुत सारे सवाल उठते हैं। जिस एफआईआर पर इस लड़के को अदालत से बेल मिली, ऐसा लगता है कि उस एफआईआर से इस लड़के को बचाने की कोशिश हो रही थी। जैसे ऐसे मामलों में कार के मालिक या नाबालिग आरोपी के पिता को भी आरोपी बनाया जाता है, क्योंकि पिता इसलिए आरोपी है क्योंकि उसने अपने नाबालिग बच्चे को गाड़ी की चाबियां दे दी। वो जानता है उसके बच्चे के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, फिर भी गाड़ी दे दी। और इस मामले में तो इसके पिता ने और भी कई गलत काम किए हैं। पहला, नाबालिग लड़के को गाड़ी दे देना। दूसरा, यह जानते हुए कि लाइसेंस नहीं है तो भी गाड़ी चलाने के लिए दी। तीसरा, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं है, फिर भी इस लड़के के पिता ने इसे यह गाड़ी चलाने के लिए सौंप दी। और चौथी बात तो यह है ही कि जिस बार में वो गया है वहां भी जाने की इजाजत दी ही होगी, क्योंकि परिवार यह नहीं कह सकता कि हम तो जानते ही नहीं कि हमारा बच्चा कहां जा रहा है। उस बार पर भी अब कार्रवाई कानूनी होगी जिस बार ने और जिस होटल ने इस लड़के को नाबालिग होते हुए इसे शराब पिलाई। लेकिन जो पहली एफआईआर पुलिस ने दायर की, उस एफआईआर में पुलिस ने इसके परिवार के बारे में, इसके माता पिता के बारे में कोई कार्रवाई नहीं की, कुछ नहीं लिखा। दूसरा, इस एफआईआर में घटना का विवरण भी ठीक से नहीं लिखा गया और यह नहीं बताया गया कि यह लड़का शराब के नशे में था, जबकि पुलिस इस बात को जानती थी कि घटना के दौरान यह लड़का शराब के नशे में धुत है और पुलिस ने इसका मेडिकल टेस्ट भी करवाया। लेकिन हैरानी की बात यह है
कि इससे पहले कि मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट आती, अदालत ने इसे जमानत दे दी। यानी अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार भी नहीं किया और इस लड़के को बेल दे दी। ऐसी क्या जल्दी थी? ऐसा लगता है कि लड़के का परिवार, पुलिस और अदालत तीनों ही बड़ी जल्दी में थे कि इसे बेल दे दी जाए। तीसरी बात, जिस पोर्शे कार से यह दुर्घटना हुई उस कार पर कोई नंबर प्लेट नहीं है। इसके बावजूद इस मामले में पुलिस ने अपनी पहली एफआईआर में कोई केस नहीं बनाया। जब पुलिस पर दबाव बढ़ा, देखिए आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कोई बात छुपती नहीं है। अगर कहीं कोई सेटिंग हुई है, कहीं कोई किसी को नाइंसाफी किसी के साथ कर रहा है, तो आज सबसे पहले लोग सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठाते हैं। और आज हमारे जैसे मीडिया की भी यह जिम्मेदारी है कि हम इस नाइंसाफी को देश तक पहुंचाएं। तो जब यह बात फैल गई, लोग सवाल करने लगे, सोशल मीडिया पर यह बात आ गई और पुलिस को ही समझ में आया कि लोगों ने वीडियोस बना लिए हैं, तब पुलिस पर दबाव पड़ा और उस पर आरोपी को बचाने के आरोप लगे। और इसके बाद पुलिस को एक नई एफआईआर दर्ज करनी पड़ी, जिसमें इस लड़के के पिता और होटल में उसे शराब देने वाले मैनेजर और होटल के कर्मचारियों के खिलाफ भी अब एफआईआर दर्ज की गई है। इस एफआईआर में लिखा है कि इस लड़के के पिता ने यह जानते हुए उसे यह पोर्शे कार चलाने के लिए दी कि वो नाबालिग है और वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए बाहर जा रहा है। यह एफआईआर असल में पहले दिन दर्ज हो जानी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने यह एफआईआर आरोपी को बेल मिलने के बाद दर्ज की। इससे यह पता चलता है कि इस मामले में दाल में थोड़ा नहीं, बहुत कुछ काला है। और यहां यह सवाल भी उठता है कि यह आरोपी नाबालिग भी है या नहीं। यह भी हम आज कह नहीं सकते कि यह वाकई नाबालिग है या नहीं, या फिर इसे नाबालिग बताकर कानून से बचाने की कोशिश की जा रही है। आप सुनिए इस पर पुलिस का क्या कहना है और जो लोग दुर्घटना के समय वहां पर मौजूद थे उन्होंने क्या बताया है। एक्सीडेंट की घटना में हमने 304 आईपीसी तहत गुना दाखिल किया था। ये जुवेनाइल था, इसलिए हमने कोर्ट को एप्लीकेशन किया था कि परमिशन दी जाए ताकि इसको एडल्ट की तरह ट्राई किया जाए। कोर्ट ने ये परमिशन रिजेक्ट किया था। आज हम उस आदेश के विरुद्ध डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर रहे हैं और कोर्ट के आदेश के तहत कार्रवाई की जाएगी। जो उसके फादर हैं या जो एस्टैब्लिशमेंट जिसने अंडर एज होने के बावजूद लिकर सर्व किया, उनके विरुद्ध अलग से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत गुना दाखिल की गई है, जिसको क्राइम ब्रांच तपास कर रहा है। हम दोनों प्रकरण को बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं। एवढं तिथनं तो वेस्टर्नचे तिथनं फुल स्पीडने आला होता। ते लोक टू व्हीलरवर युटर्न मारून आहे ना या साईडला जात होते। त्यांनी एवढ्या स्पीडने यांना ठोकलं ना, ती मुलगी अक्षरशः ना वरती उडून खाली पडली होती आणि तो मुलगा डायरेक्ट ती लाल कलरची स्विफ्ट होती ना त्याला धडकला। धडकल्यानंतर तो जागेवर इथं बसला होता, त्याच्या पूर्ण भडकऱ्या बिडकऱ्या काय झालं, त्याला उठताच येत नव्हतं आणि त्याच्या पुढे जाऊन तिथं दुसऱ्या टू व्हीलरवाल्याला त्यांनी ठोकलं, तर तो घसरत तिथं गेला होता आणि त्याच्या पुढे जाऊन ना तिन्ही चारही एअरबॅग सगळे उघडले होते। सगळे मुलं पळत गेले, त्यांना गाडीतून काढलं आणि डायरेक्ट मारायचं चालू केलं। हमारे देश की न्यायिक प्रणाली कहती है कि अगर सड़क दुर्घटनाओं जैसे मामलों में आरोपी नाबालिग है तो अदालत उसे तत्काल बेल दे सकती है। और इस मामले में भी अदालत ने यही देखा कि आरोपी नाबालिग है और इसी वजह से उसे सिर्फ एक छोटा सा 300 शब्दों का निबंध लिखने की सजा देकर जमानत मिल गई। लेकिन आज हमारे देश को इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला भी याद रखना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था, अगर गंभीर मामलों में आरोपी को बेल देने से पीड़ित पक्ष के साथ इंसाफ नहीं होता और अगर मामले की प्रकृति यानी मामले का जो पूरा स्वरूप है वो बहुत ज्यादा संजीदा है, तो फिर ऐसे मामलों में अदालतें नाबालिग आरोपी को बेल देने से इनकार कर सकती हैं। और इस मामले में भी ऐसा हो सकता था, अदालत इनकार कर सकती थी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इनकार कर सकता था। लेकिन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने इस मामले में आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट आने का भी इंतजार नहीं किया और उसे जमानत दे दी। यह भी नहीं देखा कि यह कैसा नाबालिग लड़का है जो शराब पीता है, यह कैसा नाबालिग लड़का है जो 2 करोड़ रुपए की गाड़ी लेकर चलता है, यह कैसा नाबालिग लड़का है जो एक गाड़ी को 220 की स्पीड पर चलाना जानता है, लेकिन फिर भी अपने आप को नाबालिग बताता है, फिर भी अपने आप को नादान बताता है। हम जानते हैं आज चुनाव हुआ है, हम जानते हैं आज वोटिंग हुई है और आज का दिन राजनीति के हिसाब से बहुत बड़ा है, लेकिन ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो हर परिवार को छूते हैं,
जो इस देश के समाज के ऊपर एक टिप्पणी है, जो हमारी न्यायिक व्यवस्था के ऊपर एक टिप्पणी है। और आज सबसे बड़ी बात यह है, वो जो 24 साल के लोग, एक लड़का और एक लड़की मारे गए हैं, आज उनके परिवार को इंसाफ दिलाने का दिन है। इसलिए आज हमने चुनावों से पहले इस खबर को आप तक पहुंचाने के बारे में सोचा, और हमने ये सोचा कि हम इस केस को ऐसे बंद नहीं होने देंगे और हम ये नाइंसाफी होने नहीं देंगे, हम इंसाफ लेकर रहेंगे। और सोचिए, जब पीड़ित परिवारों को, जिनके 2 बच्चे इस दुर्घटना का शिकार हुए, जो मारे गए, जब उन्हें यह पता चला होगा कि उनके बच्चों की जान लेने वाले लड़के को एक निबंध लिखने की सजा पर कोर्ट से जमानत मिल गई। सजा देखिए क्या है, उसे 300 शब्दों का एक निबंध लिखना है। यह सजा है 24 साल के 2 लोगों को जान से मार देने की, और इस निबंध लिखने की सजा पर जमानत मिल गई। तो सोचिए आज उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी। और अब आप खुद सुनिए कि इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले जो 2 लोग थे, 24 साल का एक लड़का और एक लड़की, उसका परिवार आज क्या कहता है। कानूनन तो उसको जमानत नहीं मिलना थी, और दूसरी बात यह है कि उसके मदर फादर गार्जियंस के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए कि उसने नाबालिग बच्चों को इतनी बड़ी गाड़ी दे दी। यहाँ मतलब हम लोग भी चलाते, हमारे भी बच्चे हैं, हम नाबालिग बच्चों को 2 व्हीलर नहीं चलाने देते। हाँ, और महाराष्ट्र का मैंने सुना है कि महाराष्ट्र का कानून बहुत सख्त है, लेकिन इतना लचीला कानून होगा मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। तो मेरा तो प्रशासन से, गवर्नमेंट से और कोर्ट से यही है, आग्रह है कि उनके विरुद्ध बच्चे के ऊपर तो की जाए कार्रवाई, उसके साथ साथ उनके गार्जियंस के ऊपर भी कार्रवाई की जाए, और हमेशा के लिए उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जाए। ये केस जो पुलिस ने विवेचना की है 304A की, इसमें 304A नहीं बनता है, 304 में विवेचना होना चाहिए, और पुलिस पूर्णतः गलत विवेचना करी है। जानबूझ के उसने शराब पी है, बियर में अपने से पी है, और बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के उसने पीछे से जानबूझ के हिट किया है। ये हत्या है, न कि एक लापरवाही का केस है। तो आज हम ये कहना चाहेंगे कि पुलिस की जिस टीम ने इस केस को हैंडल किया है, उसकी जांच होनी चाहिए कि उन्होंने ठीक से FIR दर्ज क्यों नहीं की, उन्होंने ठीक से धाराएं क्यों नहीं लगाई। आज उसकी जांच होनी चाहिए, और उसके बाद जहां जहां से भी इस लड़के को इतनी आसानी से जमानत मिली है, इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। ये फाइल दोबारा से खुलनी चाहिए, और कोई वरिष्ठ अधिकारी या कोई वरिष्ठ मंत्री महाराष्ट्र सरकार का इस मामले का संज्ञान ले और इस पर जांच बैठाए। आज हम ये कहना चाहेंगे, हमारे देश में हर साल औसतन 9000 से ज्यादा ऐसी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं जिनमें गाड़ी चलाने वाले आरोपी नाबालिग होते हैं, और इनमें भी ज्यादातर नाबालिग ऐसे परिवारों से होते हैं जो आर्थिक रूप से काफी संपन्न और धनी परिवार होते हैं, क्योंकि वही परिवार अपने नाबालिग बच्चों को गाड़ी दे सकते हैं, कार दे सकते हैं चलाने के लिए। ऐसे परिवार अपने बच्चों को कार तो देते हैं, लेकिन संस्कार नहीं देते, और यह नहीं देखते कि उनका बच्चा उस गाड़ी को चलाने के लिए काबिल भी है या नहीं। हमारे देश में माता पिता अपने बच्चों को गाड़ी, बाइक और स्कूटी दिलाने के लिए अपना बजट तो देखते हैं, अपनी जेब तो देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि उनके बच्चे सड़क पर गाड़ी और बाइक लेकर निकलने के लिए जिम्मेदार हैं भी या नहीं। और यही वजह है कि हमारे देश में इस तरह की घटनाएं अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज हम देश के हर परिवार से और आप सबको ये बताना चाहते हैं, आप अपने घर के आसपास भी, अपने शहर में, अपने गांव में अगर देखेंगे तो आपको बड़ी संख्या में नाबालिग बच्चे अपने आसपास स्कूटी चलाते हुए मिलेंगे बिना हेलमेट के, बाइक पर स्टंट करते हुए मिलेंगे बिना हेलमेट पहने हुए, गाड़ियां इस तरह से चलाते हुए मिलेंगे जहां वो गाड़ियों पर स्टंट करते हैं, अपने दोस्तों के साथ घूमते हैं, फिरते हैं, पार्टी करते हैं, गाड़ी में बैठकर शराब पीते हैं। सारे ये युवा हैं, बहुत सारे तो इनमें से बेरोजगार युवा हैं, सिर्फ इसलिए ये सब कर रहे हैं क्योंकि माता पिता के पास पैसा है। अभी आपको याद होगा, केदारनाथ धाम की यात्रा के दौरान कार की छत पर बैठकर कुछ युवा शराब पी रहे थे, आपको यह भी याद होगा। और थोड़े दिन पहले हमने आपको खबर बताई थी कि बहुत तेज स्पीड में गाड़ी चलाकर कुछ और युवा इंस्टाग्राम पर लाइव वीडियो डाल रहे थे, पोस्ट कर रहे थे, और इस घटना की तरह वो भी शराब पीकर सड़कों पर लोगों को कुचल रहे हैं। तो इसका कारण यही है कि हमारे देश में माता पिता अपने बच्चों को कार दे रहे हैं, संस्कार नहीं दे रहे।
ये नहीं देख रहे कि युवा कार चलाने के लिए योग्य भी हैं या नहीं, उनकी उम्र भी ऐसी है कि वो कार को संभाल सकते हैं या नहीं संभाल सकते। आखिर में हम आपको यह कहना चाहेंगे कि जो गाड़ी है वो असल में गन के बराबर होती है। अगर आज आप किसी नाबालिग बच्चे को एक गन दे दें और उस गन में 5 से 6 गोलियां हैं और वो बच्चा शराब पीने के बाद उस गन को चलाना शुरू करे तो वो भी 2, 3, 4 लोगों की हत्या कर देगा। इसी तरह उस गन की बजाय अगर आप उसी बच्चे को एक गाड़ी दे देंगे तो उस गाड़ी से भी वो कई लोगों की हत्या कर सकता है। अब आप सोचिए, इसी लड़के ने शराब पीकर अगर गोली चला दी होती, इसके पास गाड़ी के बजाय गन होती और इसमें इसने 2 लोगों की हत्या कर दी होती, तब लोग इसे क्या कहते, तब क्या होता। और कार से जो हत्याएं आजकल की जा रही हैं, हम यही कहना चाहेंगे कि ये गैर इरादतन नहीं बल्कि लापरवाही की जो हत्या का मामला होता है, इस पर सख्त से सख्त सजा अब होनी चाहिए। इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि ये लड़का जिसे अभी आप देख रहे हैं ये बालिग है या नाबालिग है, लेकिन ये लड़का अपनी जान तो खतरे में डाल ही रहा है, दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहा है। इसलिए आपसे भी हम ये कहना चाहेंगे, अपने बच्चों पर लगाम लगाकर रखिए। अपने बच्चों को स्कूटी, बाइक या गाड़ी इस तरह से मत दीजिए कि वो आगे चलकर ऐसी दुर्घटना को कोई अंजाम दे सके। और अगर आप देते हैं तो आपका बच्चा किसी दूसरे की जान ले सकता है, और अगर आप नहीं देते हैं लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति अपने बच्चे को गाड़ी दे रहा है तो एक दिन आप या आपका परिवार उस गाड़ी का शिकार हो सकते हैं। दोनों मामलों में ही नुकसान आप ही का है। इसलिए हमें लगा आज ये सबसे बड़ी खबर है, इस पर विचार होना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हर परिवार और हमारा समाज शामिल है। और इसलिए आज हमने ये इंसाफ की आवाज उन 2 परिवारों के लिए उठाई है जिनके बच्चे इस दुर्घटना में मारे गए हैं। आपसे भी हम ये कहेंगे कि आप भी, आपके पास सोशल मीडिया का दुरुपयोग मत कीजिए, सदुपयोग कीजिए। आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास सोशल मीडिया है, लोगों को इंसाफ दिलाने में, लोगों को जागरूक बनाने में उसका इस्तेमाल कीजिए। इसलिए इस मामले में भी अगर आप चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से एक प्रेशर ग्रुप बना सकते हैं और इंसाफ दिला सकते हैं उन 2 परिवारों को।